हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसमें मैंने मेंडल के प्रयोग और प्रभाविता के नियम, इसके साथ ही मैंने और कुछ टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके उस वीडियोज को देख लीजिएगा, तभी यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यह आपके लिए एक अच्छी खबर है कि मैं 12th का पूरा तैयारी कराने वाला हूं, जिसमें मैं 12th के सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप भी 12th की बायोलॉजी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सहप्रभाविता का नियम, जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं या फिर लॉ ऑफ कोडोमिनेंस भी कहते हैं। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरों की जहां F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था। जब किसी एक से मिलता था उसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते थे, तथा मध्य लक्षणों वाला जिसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते थे। यानी देखे थे पिछले चैप्टर में कि अगर ऐसा किसी में संकरण कराया जाए कि एक लंबे पौधे का और इस बौने पौधे से, तो क्या होता था, इसमें लंबा पौधा बनता था। तो इसमें क्या था कि जो बौना था वो अप्रभावी रहता था। तो ये अप्रभाविता का नियम था, ये प्रभाविता का नियम था, क्योंकि इसमें केवल जो बड़ा वाला था, जो कैपिटल टी से दिखाया गया है, यानी जो लंबे पौधे थे वही प्रभावी थे, उन्हीं का गुण प्रभावी था, और जो स्मॉल वाला था वो अप्रभावी था। तो इसको प्रभाविता का नियम कहा गया था, मेंडल ने इसका नाम दिया था। और बाद में मैंने ये भी बताया था कि एक बार क्या हुआ कि आर लाल रंग वाले का संकरण स्मॉल आर यानी सफेद वाले से कराया गया, तो गुलाबी पौधे बन गए। तो इसमें क्या था कि दोनों के गुण आ गए, तो इसको कहा गया था अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मतलब जिसमें दोनों में से कोई पूरा प्रभावी ना हो, आधा आधा प्रभावी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। यानी जो F1 पीढ़ी में जो संतानें होती है वो क्या होती है, तो दोनों जनकों से मिलती है, क्योंकि लैंगिक जन्म में जो दो जनक होते हैं यानी माता पिता, उनमें दोनों से ये मिलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानव में ABO उधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मानव में अलग अलग रुधिर वर्ग पाया जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ। तो ये सब कैसे होता है, इसी कारण होता है। चलिए और आगे जानते हैं। एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। यानी रुधिर वर्ग का जो भी नियंत्रण होता है वो किस पे निर्भर करता है, जीन आई पे। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन आई से होता है। ठीक है, यानी आई ही नियंत्रण करता है। इस जीन आई के 3 एलील आई ए, आई बी और आई होते हैं। यानी आई के 3 एलील कौन कौन से हैं, तो आई ए, आई बी और आई, ये याद रखिएगा, यही तीनों मिलकर के ब्लड ग्रुप बनाएंगे। अलील ए और एलील बी कुछ भिन्न प्रकार के शर्करा का उत्पादन करते हैं, और एलील आई किसी भी प्रकार के शर्करा का निर्धारण नहीं करती है। ठीक है, मानव जीन 2n द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से 2 प्रकार के जीन अलील होते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 होता है टोटल, मानव में कितना होता है, 3। लेकिन इसमें से जो आई ए है और आई बी है, यही शर्करा का उत्पादन करते हैं। जो आई है वो कुछ नहीं करता, यानी ये अप्रभावी रहता है। और किसी भी ब्लड ग्रुप में कम से कम 2 एलील जरूर रहते हैं, यानी आई ए, आई बी, या फिर आई बी, आई, मतलब कोई 2 रहेगा इसमें से। आई ए और आई बी तो आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, यानी जो आई ए हैं और आई बी हैं वो आई के ऊपर प्रभावी रहते हैं, यानी आई यहाँ पे अप्रभावी रहता है। अर्थात जब आई ए और आई विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होगा,
यानी जहां पे भी जिस व्यक्ति में आई ए और आई दोनों हो उसमें क्या होगा, आई ए प्रभावी रहेगा। आई ए ही अपना गुण प्रदर्शित करेगा, आई का तो वहां पे पता भी नहीं चलेगा कि है कि नहीं है, उसका ऊपर से कोई पता नहीं चलेगा। और जब आई बी और आई विद्यमान हो तो केवल आई बी अभिव्यक्त होंगे, यानी जब इन दोनों में क्या होगा, केवल आई बी अभिव्यक्त होगा, क्योंकि आई यहाँ पे साइलेंट रहता है। आई तो शर्करा बनाता ही नहीं है, इसलिए चूंकि आई शर्करा नहीं बनाता है इसलिए ये हमेशा अप्रभावी रहता है। जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हों तो दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी जब दोनों होगा तो ये भी शर्करा देगा, ये भी शर्करा देगा, यानी दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा देंगे। और यही घटना सहप्रभाविता कहलाती है, क्योंकि इसमें दोनों प्रभावी रहते हैं। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाएं ए और बी दोनों प्रकार के शर्करा होती हैं। 3 प्रकार के एलील होने के कारण संयोजन संभव है। इस प्रकार एबीओ रुधिर वर्गों को ये तालिका में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार दर्शाने वाली तालिका। इस तालिका की मदद से आप समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है। देखिए, जनक यहाँ पे 1 दिखाया गया है और जनक 2। यहाँ पे मान लेते हैं जनक ए, चलिए पिता मान लेते हैं कि ये पिता है यानी मेल है, और जनक 2 मान लेते हैं माता, क्योंकि किसी भी जन्म संतान किसी भी मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है, तो एक को पिता मान लेते हैं, एक को माता मान लेते हैं, और जो पिता है वह जनक 1 है और माता है वो जनक 2 है। अब देखिए, जनक में अगर आई ए एलील पाया जाता है और जनक 2 में आई ए एलील पाया जाता है, तो इनका संतति का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए और आई ए दोनों मिल करके आई ए मिल जाएगा ये, और उसके बाद उनका रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। यदि जनक का आई ए है और जनक 2 का आई बी है तो दोनों मिला देगा, तो आई ए आई बी हो जाएगा, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। जबकि अगर जनक 1 का एलील आई ए हो और जनक 2 का आई हो, तो याद रखिए यहाँ पे आई तो अप्रभावी रहता है, तो उनका संतति का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए और आई। चूंकि आई अप्रभावी होगा इसलिए उनका ब्लड ग्रुप फिर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर जनक ए का आई बी हो, जनक 2 का आई ए हो, तो इस बार भी जीनोटाइप बन जाएगा आई ए आई बी, यानी ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। उसी तरह अगर जनक ए का एलील आई बी हो, जनक 2 का भी आई बी हो, तो बाद में क्या हो जाएगा, इनका जो जीनोटाइप होगा वो बन जाएगा आई बी, इसलिए ब्लड ग्रुप बी होगा। यहाँ पे फिर से देखिए, आई बी हो जनक ए का और आई हो जनक 2 का, तो चूंकि यहाँ पे आई फिर से अब प्रभावी रहेगा तो इनका जीनोटाइप हो जाएगा आई बी आई। आई चूंकि अप्रभावित है इसलिए इनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा केवल बी। और अगर जनक ए में भी आई हो, जनक बी में भी आई हो, और दोनों मिल करके जीनोटाइप बनाएंगे आई आई, चूंकि दोनों अप्रभावित है तो न ए बनेगा न बी बनेगा, इस बार ब्लड ग्रुप बन जाता है ओ। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। चलिए अब जानते हैं 2 जीनों की वंशागति। यानी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 जीनों की वंशागति कैसे होती है, तो 1 जीन वंशागति के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था। इस बार 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने किस प्रकार प्रयोग किया इसको समझते हैं। मेंडल ने 2 लक्षणों के भिन्न भिन्न मटर के पौधों का भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधे का। देखिए यहाँ पे होगा एक पीले और गोल बीज वाले 2 हो गया, पौधों का संकरण हरे और झुरीदार बीज वाले से कराया। उनका जो क्रॉस कराया था वो किससे कराया था, हरे और झुरीदार से, यानी 2-2 लक्षण लेकर के। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण में केवल पीले रंग वाले गोल बीज, यहाँ पे नीचे आते हैं, हाँ, गोल बीज प्राप्त हुए। आप बता सकते हैं कि पीले रंग तथा गोल झुरीदार आकृति में कौन सा प्रभावी रहा होगा। चलिए इसको पहले यहाँ फिगर के माध्यम से देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए मेंडल ने क्या किया था, इस बार 2 लक्षण लिया था। जैसे ये बीज देखिए, इसमें 2 लक्षण क्या है कि पहला लक्षण है कि ये गोल है और दूसरा लक्षण क्या है कि यह पीला है। तो गोल को दिखाने के लिए आर एलील है यहाँ पे, और पीला को दिखाने के लिए वाई है। उसी तरह झुरीदार में ये आर दिखा रहा था कि ये झुरीदार है और वाई दिखा रहा था कि ये हरा है।
जब दोनों का संकरण कराया गया F1 पीढ़ी में, तो कौन से बीज पैदा हुए? तो देखिए गोल और पीले, यानी इसमें से कौन सा लक्षण आ गया? गोल वाला, और फिर आ गया पीला वाला। इस बार जो ये हरा और झुर्रीदार था, ये पूरा रूप से अप्रभावित था, यानी इसका कोई भी लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। फिर उसने क्या किया? इनके बीच स्वपरागण कराया। तो चूंकि इस बार जो यहाँ पे बना था एलील, वो क्या हुआ था? आर आर, यानी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, फिर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तो अब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया। तो अब जब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो देखिए क्या होता है। इसी को यहाँ पे लिया गया है। एक बार क्या लिया गया? आर आर। अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। क्या क्या है यहाँ पे? आर, एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इनसे देखिए 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये चारों कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा, इस आर को अगर इससे संकरित कराया जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा होगा यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। और चौथा हो जाएगा ये स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल। अब देखिए इन्हीं चारों युग्मकों को यहाँ पे लिखा गया है। इधर 1 नंबर पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर 2 नंबर में ये 3 नंबर वाला है और ये 4 नंबर वाला है। उसी तरह इसमें भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर वाला वैसे ही लिखा गया है। अब देखिए इन दोनों के बीच स्वपरागण हो रहा है। तो इसका परागण कैसे होगा? ये 1 नंबर में दे देता हूँ और इसे ए दे देता हूँ, बी, सी और डी, ताकि आपको समझ में आसान रहे। तो 1 नंबर का किससे होगा? ए से। तो जब एक का ए से क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा? ये देखिए टोटल कैपिटल में है, टोटल एक कैपिटल वाला बनेगा। फिर जब कैपिटल आर वाई का संकरण इस बी वाले से होगा तो बी वाला क्या है? एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई है, तो ये बनेगा। ऐसे ही जब एक का इससे होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर इससे कीजिएगा इस डी वाले से तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह से अब स्मॉल आर और वाई का करेगा इससे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर इसका करेगा इससे तो ये बनेगा। फिर ये 2 नंबर मान लेते हैं तो 2 का फिर सी से करेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का डी से करेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी इस तरह से देख ही लीजिएगा तो टोटल क्या होगा? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 16 में आपको दिखाई देगा कि इनका अनुपात अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्मॉल आर है और दोनों कैपिटल वाई है, तो ये कैसा हुआ है? ये पीला और झुर्रीदार हुआ है। जबकि यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे कैपिटल आर किस चीज को दिखाता था? ये दिखाता था राउंड को, तो ये गोल और हरा हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हुआ है? ये गोल और पीला हुआ है। यहाँ पे झुर्रीदार और पीला था, यानी 3 तरह के आपको यहाँ पे पौधे नजर आ रहे हैं। तो देखिए इनका फिनोटाइप क्या था? गोल और पीले कितने हो गए? 9, हरे, गोल और हरे हो गए 3, झुर्रीदार और पीले हो गए 3, और झुर्रीदार और हरा कितना हुआ? झुर्रीदार और हरा 1 हुआ। यहाँ पे ये चौथा भी है जो झुर्रीदार और हरा हुआ था। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका फिनोटाइप किस अनुपात में होता है? तो इनका होता है 9:3:3:1। ये था मेंडल के दो जीनों की वंशागति वाला प्रयोग। पीला रंग हरे के ऊपर और गोल रंग आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है। अपने प्रयोग में देखा कि पीला रंग क्या है? हरा रंग पे प्रभावी है, जबकि जो गोल वाला है वो झुर्रीदार पे प्रभावी है। यही निष्कर्ष जब पीले और हरे रंग तथा गोल और झुर्रीदार बीचों वाले पौधों के बीच एक संकरण अलग अलग किया गया तो इसके परिणाम भी निकलता है। यहाँ पे मैंने प्रयोग में आपको बता ही दिया है, बस उतना ही था। आगे हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्र अव्यवहन का नियम क्या होता है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या सोचना है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।